Hello, good evening everyone. So we were discussing about the हिस्ट्री. ठीक, तो हिस्ट्री की बातें चल रही थी हम लोग की, और हिस्ट्री के अंदर जो एक नया टॉपिक आज फिर से हम लोग लेके आए हैं, और उस नए टॉपिक का नाम क्या है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दिल्ली सल्तनत. ठीक है, दिल्ली सल्तनत इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, और उसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सिर्फ डिस्कस नहीं करने वाले हैं, शुरू से एकदम पकड़ के लास्ट तक निचोड़ के फेंक देंगे आज पूरे के पूरे टॉपिक को हम लोग, जिसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं. क्या है दिल्ली सल्तनत, कहाँ से आई दिल्ली सल्तनत, और इंडिया के अंदर हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में क्यों पढ़ते हैं, कौन थे ये रूलर्स, उन सब की बात करने वाले हैं. ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत कौन थी, कहाँ से आई थी, क्या थी, तो दिल्ली सल्तनत के नाम से ही हमको क्लियर हो रहा है ये कि ये क्या है, सल्तनत. दिल्ली सल्तनत जो है आपकी सल्तनत ऑफ द सुल्तान, कुछ सुल्तानों की सल्तनत को दिल्ली सल्तनत का नाम दिया जा रहा है यहाँ भारत के अंदर. अब कौन थे वो सुल्तान, कहाँ से आए थे वो सुल्तान, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, है ना. थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे कहाँ जाएंगे, हम लोग समझेंगे जाके कि दिल्ली सल्तनत में हम शुरू क्या कर रहे हैं. शुरू करते हैं मेडिवल हिस्ट्री यहाँ से हम लोग. ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत को शुरू करते हैं तो क्या शुरू करते हैं, मेडिवल हिस्ट्री. और मेडिवल हिस्ट्री को हम किस नाम से जानते हैं, एज ऑफ इन्वेजन्स, वॉर्स एंड मॉन्यूमेंट्स. इस एज को हम लोग इन्वेजन्स, वॉर्स एंड मॉन्यूमेंट्स की एज कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय में लगातार इन्वेजन्स इंडिया के ऊपर होते रहे. जो इंडियन रूलर्स थे लाइक पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, उनके समय में या उससे पहले हम लोग के भीमदेव वन, भीमदेव सेकंड, ऐसे रूलर, तमाम रूलर इंडिया के अंदर थे. उनके समय में कुछ मुस्लिम रूलर्स अटैक कर रहे थे. कहाँ से, मिडिल ईस्ट से. मिडिल ईस्ट वो पोर्शन है आज के समय में, जैसे हम लोग देखते हैं टर्की वगैरह, ईरान, इराक, फारस, सऊदी अरबिया, ये सारे के सारे रीजन जो मिडिल ईस्ट के एक पार्ट हैं आज के समय में. इसके अंदर से कुछ रूलर्स आते थे और इंडिया पे अटैक करते थे आके, या तो वो रूल करना स्टार्ट कर देते इंडिया के ऊपर, या इंडिया के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करने के लिए यहाँ से रिसोर्सेज को वापस अपनी कंट्री में ले जाया करते थे. ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत की बात हम लोग करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि ये एज कैसी है. इस एज को हम लोग इन्वेजन्स की एज कहेंगे. इन्वेजन्स की वजह से यहाँ पे वॉर्स भी होंगे, बहुत सारे वॉर्स हमको देखने को मिलेंगे. जैसे कुछ वॉर हम लोग अभी देखेंगे बैटल्स के फॉर्म में, बैटल ऑफ तराइन 1, बैटल ऑफ तराइन 2, बैटल ऑफ पानीपत, इस तरीके के तमाम बैटल्स. ठीक है, हाँ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ऐसे तमाम बैटल्स होंगे इस समय में, उनको देखेंगे. मॉन्यूमेंट्स भी इस समय में बहुत सारे बने. जब ये लोग यहाँ पे आए, भारत के अंदर रूल करना शुरू किया, तो इन्होंने हमको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी दिए. मॉन्यूमेंट्स जैसे हम लोग कुतुब मीनार की बात करते हैं, अलाई मीनार, अलाई दरवाजे की बात करते हैं, ताजमहल की बात करते हैं, या बीबी का टॉम, बीबी का मकबरा, इन सब तमाम तरीके के जो आर्किटेक्चर थे, वो आर्किटेक्चर भी इसी समय में हमको इंडिया के अंदर मिलते हैं. तो मेडिवल हिस्ट्री वॉज द एज ऑफ इन्वेजन, वॉर्स एंड मॉन्यूमेंट्स. ठीक है, तो इस बात को हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग ऐसा कह क्यों रहे हैं. ठीक है, उसके लिए हमको मेडिवल इंडिया को थोड़ा सा तोड़ने की ज़रूरत है. मेडिवल इंडिया को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है, बहुत ब्रॉड. एक को बोल दिया है मैंने 8 to 13 सेंचुरी, और एक को बोल दिया है मैंने 13 to 18 सेंचुरी. अब ये कोई मेरे को बता सकता है थोड़ा जो लॉजिक लगा के कि 8 to 13 सेंचुरी और 13 to 18 सेंचुरी मैंने क्यों डिवाइड किया, इसको कोई बताएगा. ब्रिटिशर्स वॉज देयर. 13 में ब्रिटिशर्स आ गए थे क्या? नहीं, हाँ, ब्रिटिशर्स तो बाद में आए हमारे यहाँ. अगर मैं यहाँ पे 8th सेंचुरी की बच्चों बात कर रहा हूँ, तो 8th सेंचुरी का मतलब हो रहा है 701 से लेके 799, ये हो रहा है 8th सेंचुरी की बात. अगर मैं यहाँ 13th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, तो ये हो रही है बात 1201 से लेके 1299, ये सेंचुरीज कहलाती हैं. ठीक है, अब जब यहाँ पे 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो मिडिवल इंडिया को 8 to 13 सेंचुरी डिवाइड करने के पीछे लॉजिक ये है कि 701 से 799 के बीच में देख लें, हमारे पास में एक ईयर है 712 AD. इस 712 AD के अंदर इंडिया के अंदर पहला मुस्लिम अटैक हुआ था. पहला मुस्लिम अटैक इंडिया के ऊपर किसने किया था? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम अटैकर ऑन इंडिया? मोहम्मद बिन कासिम. मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट मुस्लिम अटैकर जिसने इंडिया के ऊपर 712 AD में अटैक किया था.
ठीक है। इसलिए इसको स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, 701 से, और 13th सेंचुरी तक जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे 1201 से लेके 1299 का समय आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे चौहान डायनेस्टी चलती थी इंडिया के अंदर, तो यहाँ से चौहान डायनेस्टी का अंत हो जाता है और यहाँ से दिल्ली सल्तनत भारत के अंदर शुरू हो जाती है 1206 AD से। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे एक पार्ट हमारा ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमने 8 to 13 सेंचुरीज को डिवाइड किया, क्योंकि 712 में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया और ये अटैक की वजह से धीरे धीरे अटैक होते चले गए और फाइनली दिल्ली सल्तनत भारत में इस्टेब्लिश हो जाती है 1206 AD में। इसलिए हमने इसको 8 to 13 सेंचुरी कह दिया। अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, 13 से लेके 18 सेंचुरी तक हमने क्यों डिवाइड किया, तो 13 सेंचुरी का मतलब फिर से क्या हो जाएगा आपका 1201 से लेके 1299, और 18 सेंचुरी का मतलब हो जाएगा 701 से 1799। ठीक है, ये सेंचुरी को हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया। अब आपको पता है कि 1201 से 1299 के बीच में क्या हो रहा है, भारत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट तो हो रहा है दिल्ली सल्तनत का। पहला रीज़न ये है जिसको हमने 30 सेंचुरी लिया था, यह भी हमने बात कर ली। तो 18 सेंचुरी यहाँ पे क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से हम 18 सेंचुरी में डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको याद आएंगे दो बैटल्स, 1757 और 1764। कौन से बैटल हैं जिनकी बात कर रहा हूँ मैं? वेरी गुड। बैटल ऑफ प्लासी इज इन 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर इज इन 1764। तो ये दो बैटल्स हुए थे इस समय, जिसने ये डिसाइड कर दिया था कि भारत के अंदर जो मुगल सत्ता चल रही थी, मुगल एम्पायर चल रहा था, उसको कैप्चर कौन कर लेंगे, ब्रिटिशर्स कर लेंगे। इसलिए मेडिवल इंडिया को हमने यहाँ पे लाके क्या करा है, खत्म कर लिया। ठीक है, तो ये मेडिवल इंडिया हमारा इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। वापस से आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का काल, और दिल्ली सल्तनत के बीच में हम लोग एक छोटा सा मैप जो है इस मैप के फॉर्म में देख लेंगे कि ये दिल्ली सल्तनत के लोग जो थे वो आए कहाँ से थे और क्यों आए थे। ठीक है, मैंने ये बताया, ये रीजन आपको जो दिख रहा है पूरा का पूरा, ये रीजन कौन सा था, मिडिल ईस्ट का रीजन था। कौन सा रीजन है ये है आपका मिडिल ईस्ट का, ये सारा का सारा रीजन है आपका मिडिल ईस्ट का। ठीक है, अब इस मिडिल ईस्ट के रीजन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला कलर दिखेगा इस पे, हाँ, तो ये मिडिल ईस्ट का जो रीजन है, इस मिडिल ईस्ट के रीजन से कहाँ लोग आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं। ये था हमारा इंडिया। ठीक, अब यहाँ से अटैक करते हुए लोग लगातार इंडिया के अंदर चले आ रहे हैं। अब ऐसे क्या हुआ, भारत के अंदर 3 अटैक हुए टोटल। ठीक है, इस्लामिक इन्वेजन के 3 अटैक के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पहले पहला और दूसरा देख लेते हैं, फिर तीसरा भी देख लेंगे। फर्स्ट अटैक मैंने अभी आपको बता दिया कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर पहली बार अटैक किया था 712 AD में, और 712 AD के अंदर इसने जहाँ पे अटैक किया था वो जगह थी सिंध। ठीक है, जो सिंध प्रोविंस आज के समय में पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, तब वो भारत का एक पार्ट हुआ करता था, और वहाँ पे इसने अटैक करके सिंध को अपने कंट्रोल में ले लिया और सिंध के ऊपर रूल करना इसने शुरू कर दिया। ये 2-3 साल यहाँ पे रहा और वापस चला गया। ठीक है, इसका रूल खत्म हो गया, ये यहाँ से चला गया। इसके बाद में एक रूलर आया महमूद गजनवी। कौन आया, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो था, इसने भारत के ऊपर लगातार अटैक किए हैं 999 से लेके 1027 तक, और इतने समय में, हाँ बिल्कुल अभी वहीं आ रहे हैं, इसने टोटल 17 अटैक किए इंडिया के ऊपर लगातार। ठीक है, तो इसका मकसद भारत में रूल करना नहीं था, भारत में लूटमार मचाना था, लूटमार करना था, और ये यहाँ से सारी की सारी रिसोर्सेज को लेके जाना चाहता था, वरना 17 बार अटैक करने का कोई लॉजिक तो था नहीं। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने यहाँ पे 17 बार अटैक किए। इन्हीं 17 अटैक में से एक 16वां अटैक जो था इसका, 16th अटैक, ठीक है, वो 16th अटैक जो था इसका, वो था सोमनाथ टेम्पल पे अटैक। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पड़ता है बताओ बच्चों? गुजरात के अंदर। कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर। तो 16th अटैक इसका सोमनाथ टेम्पल पे होता है, जो गुजरात के अंदर पड़ता है। ये अटैक होता है इसका 1025 के अंदर। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने दूसरा अटैक भारत के ऊपर किया। तीसरे अटैक की तरफ जब हम लोग आते हैं तो थर्ड अटैक देख लेते हैं। कौन सा मुस्लिम इन्वेडर था जिसने अटैक किया? वो था मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर पहला तो अटैक किया था 1175। कब किया था? 1175 AD के अंदर। 1175 के बाद इसने 1178 में सेकंड अटैक किया, 1191 में तीसरा अटैक किया, और 1192 में चौथा अटैक करके इसने इंडिया को जीत लिया। और जीत के यहाँ पे क्या करा? भारत के अंदर
किसका रूल इस्टेब्लिश कर दिया? वो रूल था आपका मिडिल ईस्ट के रूलर्स का, या मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश कर दिया इसने। ठीक है, इसके पीछे थोड़ी सी और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अब तीसरा अटैक, अभी तक जो 2 अटैक हुए इंडिया के अंदर, वो 2 अटैक ऐसे नहीं थे कि ये भारत के अंदर रूल करने आ रहे हैं, लेकिन तीसरा अटैक क्या हुआ? इंडिया के अंदर फाइनली मोहम्मद गौरी रूल करने के लिए इंडिया के अंदर आना चाह रहा था, इसलिए इसने भारत के ऊपर अटैक किए। 1175 में पहला अटैक इसने गुजरात के ऊपर किया था, लेकिन वहाँ से हार देखनी पड़ी, वापस चला गया। 78 में दूसरा किया, वहाँ भी हार देखनी पड़ी, वापस चला गया। 91 में बैटल ऑफ तराइन हो गया। बैटल ऑफ तराइन 1-2 की बात अभी हम लोग करते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, कि पहले दिल्ली सल्तनत की टाइमलाइन को समझ लेंगे और फिर उसके बाद में इसकी बातें करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर हमको पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने हैं और दिल्ली सल्तनत है क्या। ठीक है, दिल्ली सल्तनत एक कोई रूलर की सल्तनत नहीं है। दिल्ली सल्तनत क्या है? टोटल जो है इसके अंदर आपकी ये एक ममलूक डायनेस्टी, 2 खिलजी डायनेस्टी, 3 तुगलक डायनेस्टी, 4 सैयद डायनेस्टी और 5 लोदी डायनेस्टी। ये 5 डायनेस्टी टाइम टू टाइम यहाँ पे आती रही और आके यहाँ पे रूल करती रही, जिसमें सबसे पहली है ममलूक डायनेस्टी, या जिसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम लोग इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं, क्योंकि एक वहाँ पे ट्राइब हुआ करती थी इलबरी, तो इसको हम लोग इलबरी ट्राइब के नाम से जानते हैं। ठीक, तो स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी सब इसी के नाम है। इस डायनेस्टी को शुरू कब हुआ था? 1206 के अंदर, और ये डायनेस्टी एंड हो गई 1290 में। इसके बाद आ जाती है खिलजी डायनेस्टी, फिर आ जाती है तुगलक डायनेस्टी, फिर आ जाती है सैयद डायनेस्टी और फिर आ जाती है लोदी डायनेस्टी। लोदी रूल करते हैं 1526 तक। बाबर आता है, अटैक करता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है और यहाँ पे मुगल रूल इस्टेब्लिश हो जाता है 1526 के बाद। ठीक, तो हमको दिल्ली सल्तनत को कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? 1206 या 1206 से लेके 1526 तक, और इसके अंदर हमको टोटल 5 डायनेस्टीज़ की बात करनी है, जिसके अंदर ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी डायनेस्टी आती हैं। इनकी टाइमलाइन, ये जो डेट आपको दिख रही है 1206 से 90, 90 से 20, 20 से कहाँ है 1414 और 1414 से 1451, 1451 से 1526, ये डेट भी आपको इसके साथ में याद करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत है हमारी, ये यहाँ से दिल्ली सल्तनत की टाइमलाइन शुरू होती है। चलिए, दिल्ली सल्तनत तो शुरू हो गई। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोग सबसे पहली डायनेस्टी की बात कर लेते हैं कि पहली डायनेस्टी कौन सी है हमारी? कौन सी थी पहली डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी भारत के अंदर शुरू कैसे हुई, कहाँ से आई ये स्लेव डायनेस्टी? अभी मैंने पीछे आपको मोहम्मद गौरी का नाम बताया। मोहम्मद गौरी 3rd इन्वेडर था, जिसने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक किया और पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक करके चौहान डायनेस्टी को ख़त्म करके भारत के अंदर गूढ़ राजवंश, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये गूढ़ राजवंश से आता था इसलिए इसका नाम गौरी था। ठीक है, तो इसने यहाँ पे वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, लेकिन ये ज़्यादा समय भारत में रुका नहीं, ये भारत से चला गया। लेकिन ये भारत से तो चला गया, लेकिन ये क्या करता है, अपने एक स्लेव को भारत के अंदर छोड़ के जाता है और कहता है इंडिया तुम संभालो। ठीक है, वो स्लेव कौन है इसका? वो स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक को जब ये चांस मिलता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक अनाउंस कर देता है इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत का शुभारंभ, और दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत के अंदर स्टार्ट कर दी जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ ममलूक डायनेस्टी। ममलूक डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन हो जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस डायनेस्टी के अंदर ज़्यादातर जो रूलर बने वो एक दूसरे के स्लेव हुआ करते थे। जैसे अभी मोहम्मद गौरी का स्लेव कौन है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद में इल्तुतमिश कौन है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव है। तो ऐसे करके आगे जब बलबन का भी नाम हम लोग पढ़ेंगे तो बलबन कौन है? बलबन इल्तुतमिश का स्लेव है। तो ऐसे करके सब एक दूसरे के स्लेव बनते चले गए, तो इसलिए हम इसको स्लेव डायनेस्टी के फॉर्म में जानते हैं, स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी एक एक रूलर की छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। कि पहला रूलर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसने भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। ठीक है, फर्स्ट रूलर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब की है? 1206 के अंदर, और इसने जिस डायनेस्टी को शुरू किया था वो थी ममलूक डायनेस्टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब? कोई डाउट पूछो।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ममलूक डायनेस्टी स्टार्ट हो चुकी है। ममलूक डायनेस्टी का रूलर कौन बन गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत के अंदर रूल करने आएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में कुछ एक दो लोग और भी चले आए साथ में, ठीक है, अकेला तो आएगा नहीं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में और जो दो लोग आए उनके नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में आए, इनके साथ में बख्तियार काकी, ठीक है। बख्तियार काकी एक रिलीजियस गुरु थे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिलीजियस गुरु थे जो भारत के अंदर आते हैं, और इन्हीं की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, इंडिया के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कुतुब मीनार करता है। कुतुब मीनार पता है कहाँ पड़ता है? कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर पड़ता है। वेरी गुड, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार पड़ता है। तो इनके गुरु थे रिलीजियस कौन? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी की याद में ये क्या बनवा देते हैं? कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर फॉर्म करा देते हैं, ठीक है। एक और मॉन्यूमेंट इन्होंने बनवाया, उसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या नाम था? 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ पड़ता है ये? अजमेर में, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर पड़ता है। तो इन्होंने एक फॉर्मेशन और कराया था, वो क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। और उसी के साथ में इन्होंने यहाँ पे एक मॉस्क भी बनवाई थी, जिस मॉस्क का नाम था कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है। वेरी गुड, कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली के अंदर ये मॉस्क पड़ती है। तो इन 3 स्ट्रक्चर को इंडिया के अंदर बनाने वाला कौन था? भारत का पहला दिल्ली सल्तनत का रूलर, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक रूल करता है कब से कब तक? 1206 से लेके 1210 तक, ठीक। 1206 से लेके 10 तक ये रूल करता है, और अपने समय में ये सारी की सारी चीज़ें चलाता रहता है, करता रहता है, ठीक है। अब इसके समय में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद में क्या होता है? अगला रूलर कौन है हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं? इल्तुतमिश को पढ़ने जा रहे हैं। 1210 में जब इसकी डेथ होती है तो 1210 में एक रूलर आता है जिसका नाम है आराम शाह। क्या नाम था? आराम शाह। आराम शाह गद्दी के ऊपर 1210 में बैठ जाता है, और ये जैसा नाम था वैसे काम था इनका, आराम ही करते रहते हैं, ठीक है, कोई काम वाम करते नहीं है। तो 10 से लेके 11 तक ये सिर्फ आराम करते रह जाते हैं। ये बात इल्तुतमिश से बर्दाश्त नहीं होती है। इल्तुतमिश क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ये अटैक कर देता है आराम शाह के ऊपर और गद्दी को अपने हाथ में ले लेता है। तो अगला शासक 1211 से लेके 1236 तक जो बन जाता है वो है शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश को बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ऐसा क्यों बोला जाता है? कोई लॉजिक बताएगा इसके पीछे? शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है दिल्ली सल्तनत को, लेकिन उसके बाद में रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इसको क्यों बोला जा रहा है इल्तुतमिश को? किसी को भी पता है? कुछ आइडिया? नहीं पता है, चलो बताते हैं। इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इसलिए बोला जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो फर्स्ट फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के, लेकिन इन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल कभी नहीं बनाया। ये कहाँ से रूल कर रहे थे? ये लाहौर से रूल कर रहे थे। अब ये ना तो कभी गद्दी पे आके बैठे, ना तो इन्होंने अपना कोरोनेशन कराया, ना ही तो अपनी ताजपोशी कराई कि राजा की तरह ये काम करते हो, ठीक है। तो ये लाहौर से सिर्फ रूल करते रहे। ऐसा सब इन्होंने इसलिए करा क्योंकि ये अपने आप को मोहम्मद गौरी का गुलाम मानते थे, और वो उस रिस्पेक्ट में इन्होंने कभी भी गद्दी को कैप्चर नहीं किया। लेकिन इल्तुतमिश थोड़ा सा क्या था? इल्तुतमिश थोड़ा सा एग्रेसिव लीडर के फॉर्म में आया और उसने दिल्ली की गद्दी को कैप्चर किया और दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली को ही अपना कैपिटल बनाया और अपने नाम का यहाँ पे कोरोनेशन करा के और भारत का राजा बन गया। तो रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी, ठीक है। अब इनके भी कुछ काम थे इंपॉर्टेंट, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, वो भी आपके लिए थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक इन्होंने सिस्टम चालू किया था जिसको बोला जाता है इक्ता सिस्टम, ठीक है। इक्ता सिस्टम, एक सिस्टम इन्होंने चालू किया था जिसको बोला जाता है चालीसा सिस्टम, या चालीसा सिस्टम को एक नाम और दिया जाता है, इसको बोलते हैं चहलगानी सिस्टम। क्या बोलते हैं?
चहलगानी सिस्टम। तो चालीसा सिस्टम या चहलगानी सिस्टम इसी को बोला जाता है। इक्ता सिस्टम, चहलगानी सिस्टम, ये सब इन्हीं के समय की चीज़ें हैं। अभी मैंने आपको एक पीछे बताया था कुतुब मीनार किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को स्टार्ट तो करवा दिया था, लेकिन स्टार्ट करवाते करवाते 1210 में इनकी डेथ हो गई थी। कुतुब मीनार बन रहा था, लेकिन कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने कराया था, वो इल्तुतमिश ने ही करवाया था। इक्ता सिस्टम क्या था, इक्ता सिस्टम वो सिस्टम था जिस सिस्टम के अंदर अगर कोई वर्कर है, आर्मी बना करती थी, जैसे पहले मिलिट्री वगैरह बना करती थी, तो मिलिट्री को सैलरी ना देके उसके बदले उनको लैंड दे दिया जाए। ठीक है, लैंड या जो भी ज़मीन हुआ करती थी, ज़मीन को इक्ता बोला जाता था। क्या बोला जाता था उस समय, एक वर्ड यूज होता था इक्ता। तो वो इक्ता दे दिया जाता था किसके बदले, सैलरी के बदले। तो सैलरी के बदले जब इक्ता दे दिया जाता, उसी को क्या बोला गया, इक्ता सिस्टम या इक्तादारी सिस्टम बोला गया था। ठीक, उसके बाद में चहलगानी सिस्टम क्या हुआ आपका, जिसको चालीसा सिस्टम भी कहते हैं। तो वर्ड से समझ आ रहा है कि किसी ग्रुप ऑफ 40 की बात हो रही होगी। ठीक है, 40 लोगों के ग्रुप की बात हो रही होगी। ठीक, तो ये 40 लोगों का ग्रुप कौन था, ये इल्तुतमिश के समय के वो 40 टॉप लोग हुआ करते थे जो एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा देखा करते थे। जैसे आज के समय में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ग्रुप ऑफ 40 होता था। अकबर के 9 रत्न सबने सुने होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से इनके 40 रत्न थे। तो टोटल 40 लोगों को इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ था, जो कि राजा का, जो इल्तुतमिश थे, उनके कामकाज करने के तरीके और किस तरीके से आपको डिसीजंस लेने हैं, उन डिसीजंस को लेने में हेल्प कर सके, इसलिए चालीसा सिस्टम को यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी कि इल्तुतमिश से रिलेटेड हमको याद रखना है। इल्तुतमिश के समय में चंगेज़ खान ने भारत के ऊपर अटैक किया था। ठीक है, चंगेज़ खान ने कब आया भारत के ऊपर, चंगेज़ खान कौन था, मंगोल था, एक मंगोल शासक था। जब हम लोग इंडिया के ऊपर वाले पोर्शन पे जाते हैं तो चाइना वाइना देखते हो, चाइना से इधरी वाली बाउंड्री से नीचे चले आओ तो मिडिल ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट से लेके चाइना तक ये मंगोल जो थे अपना आतंक वहाँ पे मचाए रखे हुए थे, और ये लगातार अटैक करते रहते थे, किसी भी सल्तनत पे लगातार अटैक करते रहते थे। इनका मेन मकसद होता था लूटपाट करके निकलना। तो चंगेज़ खान ने इल्तुतमिश के समय में अटैक भी किया था, और इल्तुतमिश ने टोटल 27 बार 27 टाइम्स भारत के अंदर जो भी मंगोल्स थे उनके अटैक से भारत को बचाया था। ठीक है, इसलिए इल्तुतमिश को रियल फाउंडर भी बोला जाता है इसी वजह से। ठीक, तो इसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में इतना काफ़ी है आपके लिए, इतनी चीज़ें आप लोग याद रखें। ठीक है, अभी बात करते हैं रज़िया सुल्तान की। रज़िया सुल्तान 1236 में इल्तुतमिश क्या करते हैं, इल्तुतमिश बोलते हैं कि अगला रूलर कौन नियुक्त किया जाएगा, रज़िया सुल्तान, क्योंकि इनका एक बेटा था। ठीक, इनका एक बेटा था, उसका नाम था रुकनुद्दीन। ठीक, तो रुकनुद्दीन इनका एक बेटा था, वो ये समझते थे इस काबिल नहीं है कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ सके, क्योंकि उसका बिहेवियर, जो पीपल ऑफ इंडिया थे या दिल्ली सल्तनत के लोग थे, उनके साथ रवैया उसका अच्छा नहीं था। दूसरी चीज़, वो नशे वशे में थोड़ा सा इसी तरीके से रहा करता था, इसलिए इन्होंने किसको बोला कि रज़िया सुल्तान मेरे बाद अगली रूलर बनेगी। ठीक है, लेकिन होता क्या, जैसे इल्तुतमिश की डेथ होती है 1236 के अंदर, जो ग्रुप ऑफ 40 अभी मैंने आपको बताया था चालीसा सिस्टम, वो लोग उठा के किसको बना देते हैं, रुकनुद्दीन। ठीक है, रुकनुद्दीन को रूलर बना दिया जाता है यहाँ पे। अब रुकनुद्दीन जब यहाँ रूलर बन जाता है तो क्या होता है, इसके पीछे रीज़न देते हैं ये लोग ग्रुप ऑफ 40 वाले, कि कोई भी महिला जो है वो शासक नहीं बन सकती या शासिका नहीं बन सकती। तो ये इस बेसिस पे एक अपना वो देते हैं, और उसके बेसिस पे इसको मना कर देते हैं रूलर बनने से। ठीक, तो रज़िया सुल्तान पब्लिक के बीच में चली आती है, पब्लिक के बीच में आके बोलती है कि इल्तुतमिश ने मेरे को, वो जाके दिखाती है पूरा का पूरा जो जिसके अंदर डिक्लेरेशन लिखा हुआ था, कि जिसको हम लोग एफिडेविट कह सकते हैं आज के समय में। ठीक है, एक एफिडेविट जाके दिखा देती है, जनता को दिखा देती है, एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा देती है, सब लोगों को दिखा देती है कि इल्तुतमिश ने मुझे अगला रूलर नियुक्त किया है। अब ये वाली सिंपैथी आ जाती है रज़िया सुल्तान के साथ में, पब्लिक भी फेवर कर देती है और मिलिट्री भी फेवर कर देती है। अब ये अटैक कर देती है रुकनुद्दीन के ऊपर, और अटैक करके भारत की शासिका नहीं बन जाती है। तो 1236 से लेकर 40 तक दिल्ली सल्तनत की जो रूलर रही, एकमात्र इंडिया की फीमेल रूलर जिसको हम लोग कहते हैं, वो कौन थी, रज़िया सुल्तान, और 1236 से लेके 40 तक इसने यहाँ पे रूल किया। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी थी जो रज़िया सुल्तान, जिसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। इसने अपने समय में 3 क्वाइंस चलवाए थे। इंपॉर्टेंट थोड़ा इसके बारे में ये है, इसने अपने समय में 3 क्वाइंस चलवाए थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड।
अब उस समय में थोड़ा ये हुआ करता था कि कॉइन्स के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें मेंशन करी जाती थी, ठीक है। तो इसने अपने पहले कॉइन के ऊपर मेंशन किया हुआ था कि सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, पहले पे क्या मेंशन किया था, सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। दूसरे पे इसने मेंशन किया हुआ था डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की डॉटर इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। और तीसरा इसने अपने आप को मेंशन किया हुआ था ममलूक डायनेस्टीज क्वीन, ममलूक डायनेस्टी की क्वीन, ठीक है। पहले पे क्या मेंशन किया था, सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, दूसरे पे डॉटर ऑफ इल्तुतमिश और तीसरे पे ममलूक डायनेस्टीज क्वीन, ठीक है। तो इसके समय में ये 3 कॉइन्स वगैरह चले थे, लेकिन लगातार इसके अगेंस्ट में क्या होते रहे, रिवॉल्ट होते रहे। लोग चाहते नहीं थे कि रज़िया सुल्तान यहाँ पे बैठे, तो रज़िया सुल्तान को फाइनली 1240 के अंदर कुछ डाकू अटैक कर देते हैं। डाकू वगैरह उस समय में बहुत हुआ करते थे, लुटेरे वगैरह हुआ करते थे, तो उनको पता नहीं होता ये रज़िया सुल्तान शासिका जा रही हैं, वो समझते हैं यहाँ से बहुत सोना वोना जा रहा है, तो कुछ लोग आके क्या करते हैं, रज़िया सुल्तान के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो इसी अटैक में मारी जाती है, ठीक है। तो रज़िया सुल्तान की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो रज़िया सुल्तान सिर्फ एक फ़ीमेल लेडी थी जो भारत के ऊपर उस समय रूल करती है, तो इससे रिलेटेड चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन बचता है इसके अंदर, हाँ थोड़ा सा तेज़ बोलो बेटा, आवाज़ स्लो है बहुत। अच्छा सिक्योरिटी वाली बात कर रहे हो, देखो हुआ ये था, इसके पीछे लंबी स्टोरी थी, तभी मैंने आपको बताई नहीं, मैंने इसलिए नहीं बताई, आपको थोड़ी सी लाइन थी, अब थोड़ा सा पूछ रहा हो तो बता दे रहा हूँ। हुआ ये था कि 1240 के अंदर एक गवर्नर था, ठीक है, वो गवर्नर था भटिंडा का, उसके साथ में इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद में ये वहाँ से निकल रही होती हैं, निकलते समय क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ 40s होते हैं, ये ग्रुप ऑफ 40s क्या करते हैं, ये अफवाह फैला देते हैं एक लोगों के बीच में कि उस रूट से, जिस रूट से ये निकल के आ रही थी, जो आपका पंजाब वाला रूट था, उस रूट से निकल के आ रही थी, तो वहाँ अफवाह फैला दी जाती है कि वहाँ से बहुत अमाउंट में सोना और चांदी निकलने वाला है, ठीक है। अब जब ये अफवाह फैला देती हैं तो इनके पास में नो डाउट सिक्योरिटी होगी, बिल्कुल होगी, सिक्योरिटी भी थी इनके पास में, आर्मी भी थी इनके पास में जब ये वहाँ से निकल के आ रही थी, लेकिन उस समय थोड़ी कम फोर्स थी, कम सिक्योरिटी थी, क्योंकि ये उस समय में कुछ ऐसे फंक्शन से आ रही थी जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। तो भारत की शासिका ऐसे आके कोई तो अटैक कर नहीं देगा, इसलिए डाकुओं को भी पता नहीं था कि ये भारत की शासिका है, वरना वो भी अटैक नहीं करते इनके ऊपर। तो इस अफवाह के थ्रू लोग आके वो डाकू सारे के सारे अटैक कर देते हैं। अटैक करने के बाद में रज़िया सुल्तान उस अटैक में मारी जाती हैं। डाकू भी जब हटा के देखते हैं तो गलती से मार दिया हमने, किसे मार दिया ये देखते हुए भाग जाते हैं एकदम। तो आज तक पता ही नहीं चल पाया, ये इतिहास बना रह गया कि रज़िया सुल्तान को किसने मारा था, ठीक है। तो आज तक पता ही नहीं चल पाया, लेकिन ये बोला जाता है कि ग्रुप ऑफ बहुत सारे लुटेरे थे जिन्होंने रज़िया सुल्तान को यहाँ पे मार के चले गए, ठीक है। तो ऐसी स्टोरी थी इसके पीछे पूरी की पूरी। बलबन, थोड़ी सी बलबन की बात करते हैं, बलबन कौन था और बलबन का क्या रिलेशन है पूरा का पूरा इससे, ठीक है। तो बलबन के बारे में, बलबन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था इस दिल्ली सल्तनत के अंदर, ममलूक डायनेस्टी का। इसने सबसे पहले आके ये जो ग्रुप ऑफ 40 था, चहलगानी सिस्टम, इसने सबसे पहले आके इसको ख़त्म किया। इसने कहा इस ग्रुप ऑफ 40 ने सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब किया हुआ है और इसी ने पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब किया हुआ है। बलबन जब रूल करने आया तो समय था 1266 से लेके 1287, 1266 से लेके 1287, ये तो 1240 में इनकी डेथ हो गई थी। अब आप लोग को लग रहा होगा 40 से लेके 66 तक का मैंने गैप क्यों कर दिया, वो मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि बीच के रूलर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कभी पूछे गए हैं और ना ही कभी पूछे जाते हैं, एकदम इररिलेवेंट है, उनका कोई ना काम था कुछ नहीं था, आराम ही कर रहे थे वो लोग बैठे हुए। तो बलबन इंपॉर्टेंट रूलर था, इसलिए मैंने बलबन को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो बलबन 1266 में आके बैठता है और 1287 तक रहता है। अब ये सबसे पहला काम आके यही करता है, ये जो ग्रुप ऑफ 40 है या जो चहलगानी सिस्टम है, इसको किसी तरीके से ख़त्म करा जाए भारत के अंदर, ठीक है। अब इसको तो ख़त्म कर देता है ये, इसके बाद में अब ये ग्रुप क्या करा करता था, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला करता था। अब इस एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए फिर से एक नया ग्रुप चाहिए होगा, तो ये भारत के अंदर एक ऑफिस या डिपार्टमेंट चला देता है, उसका नाम था दीवाने अर्ज। क्या चला देता है, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज का मतलब होता है मिलिट्री डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट, आर्मी या मिलिट्री का डिपार्टमेंट क्या कहलाता है, दीवाने अर्ज कहलाता है। तो दीवाने अर्ज इसलिए बनाया गया था कि चहलगानी सिस्टम अभी तक बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था, अब आगे कंट्रोल कौन करेगा, वो दीवाने अर्ज करेगा। और दीवाने अर्ज में डायरेक्ट कंट्रोल किसका रहेगा, वो सुल्तान का रहा करेगा, मतलब इल्तुतमिश उसके ऊपर डायरेक्ट अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करेगा।
तो ग्रुप ऑफ 40 को ख़त्म किया इसने, दीवाने अर्ज मिलिट्री सिस्टम को यहाँ पे चालू कर दिया। दूसरी चीज़, बलबन ने जो पॉलिसी अपनाई उसको बोला गया आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। ठीक, क्या बोला गया? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। इसका कोई मतलब बताएगा मुझे आयरन एंड ब्लड पॉलिसी का? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी का मतलब ये हो गया बी क्रूअल टू एनिमीज। अच्छा ठीक है, कह सकते। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी का मेन मतलब ये होगा कि कोई भी सुल्तान के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। सुल्तान के अगेंस्ट में अगर किसी ने कुछ बोला और किसी ने कुछ भी एक्शन ले लिया, जैसे आज के समय में डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, सुल्तान को बोलो, चाहे प्राइम मिनिस्टर को बोलो, चाहे प्रेसिडेंट को बोलो, किसी को भी बोल सकते हो, आपको राइट है, बोलने का अधिकार है, बस गाली गलौज नहीं कर सकते, ठीक है, उसको लेके एक्शन हो सकता है आपके अगेंस्ट। तो कुछ भी बोल सकते हो, आपको फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमको होती है कहीं ना कहीं। लेकिन इसने भारत के अंदर आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को ला के ये लागू कर दिया था कि नो वन कैन गो अगेंस्ट द सुल्तान। अगर सुल्तान के अगेंस्ट में बोलने या कहने वाला कोई भी होगा तो उसके अगेंस्ट में सीधा सीधा वॉर छेड़ दिया जाएगा और उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दी जाएगी। तो इसी को आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और एक सिस्टम इसने भारत के अंदर, कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी, बेटा फांसी दे देना, ठीक है, हैंग कर देना उसको, हैंग टिल डेथ, ठीक। नौरोज सिस्टम एक होता है, नौरोज प्रथा या नौरोज सिस्टम हम लोग कहते हैं। 9 डेज़ का फेस्टिवल होता है, 9 डेज़ का फेस्टिवल मनाया जाता है। वैसे तो इसको पारसी समुदाय जो होता है, पारसी जो रिलीजन है, पारसी रिलीजन के लोग इसको मनाया करते थे। ये ईरान के अंदर चला करता था। बलबन इसको कहाँ लेके आ गया? इंडिया के अंदर लेके आ गया। अब ये तो मनाया करते थे पारसी लोग अपने गॉड को लेके, ये बलबन ने बोला ये गॉड को लेके नहीं, मेरे को लेके बनाओ, ठीक है। तो 9 डेज़ का फेस्टिवल किस लिए बनेगा नौरोज़ का? वो बलबन को लेके बनेगा। तो नौरोज़ का सिस्टम इसने शुरू कर दिया। तो ये सुल्तान को सबसे सुप्रीम दिखाने के चक्कर में ये सारे के सारे चीज़ें करता था। इसने 1, 2, 4 चीज़ें और भी करी। इसने एक काम करा कि जितने भी लोग आएंगे वो सिजदा सिस्टम और पैबोस सिस्टम को अपना ले। सिजदा और पैबोस समझ रहे हो बेटा? क्या होता है सिजदा पैबोस? क्या होता है सिजदा का मतलब? सुल्तानों के सामने झुकना या कहीं ना कहीं अपना माथा सुल्तान के सामने रख देना, ठीक है। हाँ, फोरहेड जो है, हाँ, पैबोस का मतलब हो जाएगा किसिंग द फीट ऑफ द मोनार। मोनार के कदमों को चूमना जो था वो क्या कहलाएगा? वो पैबोस कहलाएगा। सिजदा मतलब माथा उसके सामने टेकना, ठीक है। तो इस तरीके के सिस्टम बहुत सारे बलबन ने इंडिया के अंदर स्टार्ट कर दिए थे, जिसके लिए हम लोग बलबन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी ये सारी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद में जो नए रूलर आए थे वो नसीरुद्दीन महमूद था, और नसीरुद्दीन महमूद कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर नहीं था। इसके बारे में ये फेमस है कि ये टोपी वगैरह जो होती हैं उनको सिल के अपना पूरा का पूरा जीवन काटा करता था, ठीक है। टोपी वगैरह जो सिली जाती हैं, कैप जैसे मैं पहना हुआ हूँ, या कुछ और भी लोग होते हैं जैसे मुस्लिम्स लोग पहनते हैं, टोपी वगैरह पहना करते हैं, तो उन टोपी को सिला करता था, उससे अपना जीवन व्यतीत करता था। इससे यह आइडिया लगाया गया कि ये बहुत डाउन टू अर्थ सुल्तान था, और इसने कभी भी जो सुल्तान की खजाना हो जाता पूरा का पूरा, उस खजाने में से पैसा लेने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। तो अपना खुद कमाया करता था, खुद काम करके और पैसे को लिया करता। तो इसलिए नसीरुद्दीन महमूद यहाँ पे थोड़ा बहुत फेमस था। अब कभी पूछ लिया जाता है कि आपका दिल्ली सल्तनत के अंदर स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? लास्ट रूलर स्लेव डायनेस्टी का कौन था? तो लास्ट रूलर स्लेव डायनेस्टी का जो था उसका नाम था कैकुबाद। क्या नाम था? कैकुबाद, या कैकुबाद कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, वो स्पेलिंग के ऊपर नहीं जाना है, हमको नाम याद रखना है। लास्ट रूलर कौन था इसका? कैकुबाद। तो ये थी आपकी स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम लोग ने कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू किया और कैकुबाद पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये डायनेस्टी कहाँ से कहाँ तक चली है? 1206 से लेके 1290, ठीक है। 90 में कैकुबाद का रूल ख़त्म हो जाता है। अब स्लेव डायनेस्टी के बाद में नेक्स्ट डायनेस्टी जिसकी हम लोग बात करेंगे, वो डायनेस्टी कौन सी थी? ये सब कहानी मैं बता चुका हूँ आपको स्लाइड्स के अंदर जो है, ठीक। लास्ट रूलर कौन है इसका? कैकुबाद है, ठीक है। कैकुबाद इसका लास्ट रूलर। अब कैकुबाद को हरा के जो नई डायनेस्टी शुरू हो गई, वो डायनेस्टी का नाम था
खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, अब खिलजी डायनेस्टी को शुरू करने वाले रूलर से लेके थोड़ा बहुत खिलजी के बारे में भी हम लोग यहाँ पे अभी देख लेते हैं। ठीक है, ये कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, मूवी देखी है? कौन सी वाली? कौन सी वाली? पद्मावत। पद्मावत, ठीक है। तो पद्मावत के अंदर ये जो है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी तो शुरू करते हैं इस रूल को यहाँ पे कब? 1290 के अंदर। 1290 में ये रूल शुरू करते हैं खिलजी डायनेस्टी को। इसके बाद में इनके समय में क्या होता है, एक ऐसा, ये इनकी रियल फ़ोटो है, ठीक है, ये पिक्चर वाली फ़ोटो थी, ये इनकी रियल फ़ोटो है। तो खिलजी डायनेस्टी को तो बड़े इत्मीनान से इन्होंने शुरू करा। और ये जो जलालुद्दीन थे, तो जलालुद्दीन ने क्या करा था, इनका एक भतीजा था, ठीक है, भतीजे का मतलब नेफ्यू होता है। नेफ्यू कौन था इनका? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो था नया रूलर बनता है इनके बाद आके। पहले तो ये जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी को भेजते हैं साउथ की विक्ट्री के लिए। साउथ की विक्ट्री का मतलब जो सदर्न इंडिया था हमारा, उस सदर्न इंडिया के अंदर दूसरे रूलर रूल कर रहे थे। अब खिलजी डायनेस्टी के रूलर अपने रूल को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो जलालुद्दीन खिलजी किसको भेज देते? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी विक्ट्री लेके आ जाता है, ठीक है, जीत के आ जाता है, सदर्न विक्ट्री को लेता है और लेके भारत के अंदर क्या करता है, वहाँ पे सदर्न पार्ट को भी दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लेता है। ठीक, अब सदर्न विक्ट्री लेके आता है तो ये अपने आप को शहंशाह समझने लगता है। जलालुद्दीन खिलजी इनके पास में आते हैं, बड़ी शाबाशी देते हैं। तो ये कहते हैं शाबाशी से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, शाबाशी से काम नहीं चलेगा, मुझे चाहिए गद्दी। ठीक, तो जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं मजाक मत करो भैया, गद्दी वद्दी नहीं देने वाले हम तुमको, साउथ विजिट करके आए हो, तुमको एक जगह का गवर्नर अवर्नर बना देंगे। ठीक है, लेकिन ये तो किस बात पे ज़िद्दी था, किस बात का ज़िद्दी था? ये तो एक ही ज़िद को पकड़ के बैठा हुआ था कि दुनिया की बनाई हर नायाब चीज़ के ऊपर अधिकार किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का है ना, सुना होगा डायलॉग। तो दुनिया की बनाई हर नायाब चीज़ के ऊपर अलाउद्दीन का अधिकार था। इसी के चलते हुए ये क्या करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी जो होते हैं उनके साथ में, क्योंकि ये जलालुद्दीन खिलजी इस बात को मानेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अपनी गद्दी देगा नहीं। ठीक है, हाँ, क्या हो गया था? भड़क गया था। अच्छा, तो ये होता है कि जलालुद्दीन खिलजी जो होते हैं इनसे कहते हैं कि उठा शमशीर दिखा हुनर क्या लेगा, है, उठा शमशीर दिखा अपना हुनर क्या लेगा, ये रही जान ये है गर्दन क्या लेगा। अब ये कहते हैं ये गर्दनी तो चाहिए मुझे, ठीक है, अलाउद्दीन क्या बोलता है, ये गर्दनी चाहिए, उठाता है, लेके गर्दन काट के फेंक देता है। ठीक है, अब गर्दन जैसे ही काटता है कोहराम मच जाता है पूरी दिल्ली सल्तनत के अंदर कि अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को क्या करा, अपना गर्दन काट के और वहाँ पे रूल को छीन लिया है गद्दी से। ठीक है, अब जैसे ही ये रूल को छीनता है, इसके हाथ में जैसे ही रूल आता है, ये भारत के अंदर क्या करता है, भारत का मतलब अब दिल्ली सल्तनत को और एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। अब ये एक्सपेंशन दिल्ली सल्तनत का धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से देवगिरी, महाराष्ट्र जिसको हम लोग कहते हैं आज के समय में, जो देवगिरी का पोर्शन हुआ करता था, दौलताबाद जिसकी सबसे बड़ी विजय थी, यही नहीं रुका, ये अफगानिस्तान तक पहुंच गया, कंधार, काबुल और कश्मीर अश्मीर में भी ये वहाँ पे भी जाके अटैक करता है और अटैक करके गद्दी को छीन लेता है। ठीक है, तो इसने बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया भारत के अंदर कि जिसकी वजह से, उस एक्सपेंशन की वजह से दिल्ली सल्तनत काफ़ी समय तक रूल कर पाई। अब इसके समय में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या थी उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोग ने बोला था इक्ता सिस्टम, इंडिया के अंदर इक्ता सिस्टम चला करता था, इसने इसको एबॉलिश कर दिया। इसने बोला इक्ता सिस्टम ख़त्म करो, इक्ता, ठीक है, तो इसने बोला अब कैश में पैसा दिया जाएगा, जो भी आर्मी आएगी अब उसको कैश में पैसा दिया जाएगा। तो इक्ता सिस्टम को इसने एबॉलिश कर दिया। इसके समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका एक गवर्नर था जिसका क्या नाम था, मलिक काफूर। देखा, ये आपने पिक्चर में देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो मलिक कफूर को ये भेज देता है। अब ये किसको भेज रहा है, मलिक कफूर को सदर्न विक्ट्री के लिए। ठीक है, अभी तक इसने पहले सदर्न विक्ट्री का मतलब ये हो गया कि साउथ का पार्ट जो था, मेजर ऑफ द पार्ट किसके हाथ में आ चुका था, वो दिल्ली सल्तनत के हाथ में आ चुका था। लेकिन वहाँ पे एक शासक थे देवगिरी, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है देवगिरी, जिसको पहले हम लोग दौलताबाद के नाम से जानते थे।
ठीक है। दौलताबाद के नाम से आज भी जानते हैं, देवगिरी एक जगह पड़ती थी। तो यहाँ पे एक रूलर थे रामचंद्र, ठीक है। रामचंद्र यहाँ पे एक रूलर थे और इनके समय में ये यहाँ पे क्या करता है, मलिक कफूर को भेज देता है। भेजता है इसलिए क्योंकि रामचंद्र क्या करते हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं दिल्ली सल्तनत को, क्योंकि दिल्ली सल्तनत को टैक्स देने का मतलब ये था कि दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में है देवगिरी, लेकिन फिर भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। ये भेज देता है मलिक कफूर को, मलिक कफूर इनको गिरफ्तार करके ले आता है और सुल्तान के सामने पेश कर देता है। लेकिन सुल्तान उसके रवैये से और ईमानदारी से बहुत खुश रहता है और उसको राय रायन की उपाधि के साथ भारत वहीं वापस देवगिरी में भेज देता है और रूलर अपॉइंट कर देता है वापस से, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये वापस भेज देता है देवगिरी के अंदर, इनको अपॉइंट कर देता है, ठीक है। अब कहानी फिर से रिपीट होती है, ठीक। आगे अलाउद्दीन खिलजी के मर्डर के लिए जिम्मेदार कौन होता है, बोला गया मलिक कफूर, ठीक है। किसको बोला जाता है, मलिक कफूर को। जैसे जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को साउथ के लिए भेजा, साउथ को जीत के आए वो और इन्होंने इसको मार दिया, ठीक। अब ये अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा, मलिक कफूर साउथ में जीत के आया और मलिक कफूर को माना गया कि मर्डरर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कौन था, मलिक कफूर था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो हम लोग बात करेंगे वो थोड़ी बहुत बात करेंगे। अब वो मर्डर था, इसका मतलब ये नहीं कि मलिक कफूर ही गद्दी पे आके बैठ गया होगा, ठीक है। ये नया रूलर जो आया गद्दी के ऊपर, इसका नाम था मुबारक खिलजी, ठीक है। क्या नाम था, मुबारक खिलजी। ये खिलजी सल्तनत मलिक कफूर ने इसलिए मारा था, बड़ी फ़नी सी बात है, लेकिन जो रियल बात है वो इतिहास ने कुछ इस तरीके से लिखा कि मलिक कफूर गे था, ठीक है। मलिक कफूर क्या था, गे था, ठीक है। अब मलिक कफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी में अपना इंटरेस्ट रखा करता था, ठीक है। अब वो चाहता था कि अलाउद्दीन खिलजी मलिक कफूर से शादी कर ले, ठीक, ऐसा वो चाहता था, ठीक। अब इसके चक्कर में कुछ ऐसा हुआ कि वो उससे इन सारी चीज़ों के मसले शुरू हुए, क्रिएट हुए। अब उस नाराज़गी में, उस गुस्सा के अंदर इसने क्या करा था, सुल्तान के ऊपर अटैक कर दिया था। ये एक रीज़न हिस्ट्री की किताबों के अंदर लिखा गया है, ठीक है। इसको आप लोग देखोगे, आगे पढ़ोगे तो बड़ी फ़नी सी बात है, लेकिन इसी बहाने अलाउद्दीन खिलजी लपेट दिए जाते हैं, निपट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हुआ है इतिहास के अंदर, ठीक। तो ये मुबारक खिलजी आते हैं, मुबारक खिलजी आके यहाँ पे रूल करता है। रूल करने के बाद में खिलजी डायनेस्टी का जो होता है वो यहाँ से शासन थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा देखना है कि जो हमारी खिलजी डायनेस्टी थी कि उसके रूलर इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, ठीक। जलालुद्दीन खिलजी की बात करी, टाइम पीरियड देख लीजिए एक बार, 1290 से लेकर 96 तक है। अलाउद्दीन खिलजी का 96 से 1316, टोटल 30 साल ये सल्तनत रहती है, जिसमें 20 साल तक सिर्फ और सिर्फ कौन रूल करता है, अलाउद्दीन खिलजी रूल करता है, ठीक है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए मुबारक खिलजी की भी बात करी हमने, 1316 से लेकर 1320 तक। और 1320 में एक शासक और आता है, यहाँ पे उसका नाम मेंशन नहीं है, मैं मेंशन कर देता हूँ। उसका नाम था नसरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। नसरुद्दीन खुसरो शाह ये 1320 में ही आता है रूल करने, और इसी के हाथ से जो अगली डायनेस्टी आएगी, इसी को हरा के अगली डायनेस्टी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है। तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह को हरा के नई डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाला कौन था, कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हुई इसके बाद, तुगलक डायनेस्टी। तो अगर पूछा जाए कि तुगलक डायनेस्टी किसको हरा के शुरू हुई थी या किसको डिफीट करके स्टार्ट हुआ था, तो वो है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह को हराने के बाद में एक नई डायनेस्टी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम लोग तुगलक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब तुगलक डायनेस्टी की जब बात होगी तो फिर आएंगे फिर से कुछ रूलर्स जिनकी हम लोग बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन। तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले पर्सन का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इस समय गवर्नर था कहाँ का, दीपालपुर का। दीपालपुर एक जगह पड़ती है आपकी पाकिस्तान के अंदर, ये वहाँ का गवर्नर था खिलजी डायनेस्टी के अंदर। अलाउद्दीन के अंडर में भी इसने काम किया था। बाद में जब इसको मौका मिलता है, कमज़ोर रूलर दिखते हैं, तो ये क्या करता है, अटैक कर देता है और अटैक करके तुगलक डायनेस्टी को शुरू कर देता है। और गयासुद्दीन तुगलक गाजी उल मलिक के टाइटल के साथ में दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ जाता है और यहाँ से शुरुआत कर देता है तुगलक डायनेस्टी की। वो तुगलक डायनेस्टी जो 1320 से लेके 1414 तक भारत के ऊपर रूल करती है। अब इस डायनेस्टी के 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरे रूलर है आपके मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT कहते हैं, और तीसरा रूलर है इसका फिरोज शाह तुगलक, जिसको FST के नाम से हम लोग जानते हैं।
जानते हैं। अभी इनका भी सब मैं दिखा दूंगा, क्या रेन था, क्या टाइम था, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले गवर्नर ऑफ दीपालपुर जो थे गयासुद्दीन तुगलक गाजी उल मलिक के साथ में कहाँ बैठ जाते हैं, दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाते हैं। अब इन लोगों का काम यही हुआ करता था कि गद्दी पे बैठने के बाद में कहाँ जाते थे, अटैक करने जाते थे, दूसरे रीजन को भी कैप्चर करना है। अब ये भाई साहब गए हुए थे बंगाल, ठीक है, ये गए हुए थे बंगाल, इन्होंने कर दिया था बंगाल पे अटैक और बंगाल को जीतने के लिए निकल गए। अब ये बंगाल को जीत के वहाँ से निकल ही रहे थे, ठीक है। तो 1320 की बात थी और 1320 से लेकर 1325 तक हम लोग बात करेंगे किनकी, गयासुद्दीन तुगलक की। 1325 में ये बंगाल से जीत के निकल रहे थे। बंगाल से जीत के निकलने के बाद में इनका वेलकम किया जा रहा था यहाँ पे दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे से, ठीक है। दिल्ली के अंदर यहाँ पे वेलकम किया जा रहा था इनका। तो यहाँ पे एक पवेलियन बनाया गया था, ठीक, एक पवेलियन टाइप का बनाया गया था। पवेलियन का मतलब एक प्लेटफॉर्म, जैसा ये प्लेटफॉर्म एक बड़ा सा हो गया, उसमें सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ लग के, जैसे आप क्रिकेट स्टेडियम वगैरह भी देखते हो, पवेलियन देखते हो, तो कुछ इसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसके ऊपर पूरा छप्पर टाइप का जो होता है लकड़ी का, वुडन का पूरा वो एक छत बनाई गई थी, रूफ बनाया गया था वुडन का, ठीक है। ये सब इनके वेलकम के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए कि ये बंगाल को जीत के आ रहे हैं। इसको बनाने वाला कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था जौना खान। जौना खान के नाम से ही जानते हैं जब तक ये गद्दी पे नहीं बैठा। तो जौना, हाँ वही बात करने जा रहे हैं। तो जौना खां इनका क्या है, सुपुत्र है, बिल्कुल एकदम सगा वाला, सौतेला भी नहीं है, एकदम रियल पुत्र है इनका। और ये क्या करता है, इनके लिए एक पवेलियन बनवाता है। पवेलियन में जैसे ही ये आते हैं गयासुद्दीन तुगलक, पूरी की पूरी छत इनके ऊपर गिर जाती है, ठीक है। और उस छत में गिरने की वजह से मौत हो जाती है किसकी, गयासुद्दीन तुगलक की। अब जैसे गयासुद्दीन तुगलक की मौत होगी तो गद्दी किसके हाथ में आ जाएगी, ऑटोमेटिकली उसके बेटे के हाथ में आ जाएगी। 1325 से लेके 1351, 1325 से लेके 1351 तक जो रूल करता है अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक को जैसे ही रूल मिल जाता है भाई, तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स फॉर्म करने का काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब वो रिफॉर्म्स के बहुत सारे नाम हैं, कई सारे दीवान और डिपार्टमेंट्स इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि इनके समय में एक फॉरेन ट्रैवलर आया था मोरक्को से। मोरक्को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीकन ट्रैवलर भी बोलते हैं हम इसको, जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था, इब्न बतूता। सॉन्ग भी सुना होगा ना, इब्न बतूता बगल में जूता, ये वाला सॉन्ग भी बना था एक बहुत टाइम पहले, ठीक। तो इब्न बतूता जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंदर आया था भारत के अंदर, फॉरेन ट्रैवलर था एक, और इसने क्या करा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। क्या बना दिया था, दिल्ली का काजी बना दिया था, हेड ऑफ दिल्ली बना दिया था इब्न बतूता को। और साथ ही साथ में इब्न बतूता से रिलेटेड आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि इब्न बतूता की एक बुक थी, इसने एक किताब लिखी थी जिसको नाम दिया था इसने किताब उल रिहिला। क्या नाम दिया था, किताब उल रिहिला। किताब उल रिहिला इब्न बतूता की वो बुक थी जिसके अंदर इसने दिल्ली सल्तनत की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और ऐसी तमाम चीज़ें लिखी हैं इसने, जिससे हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को लोग कहा करते थे एजुकेटेड फूल। कभी कभी पूछा जाता है कि एजुकेटेड फूल किसको कहते हैं। ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक है, इसको फिज़िक्स में भी नॉलेज थी बहुत तगड़ी, मैथमेटिशियन भी था ये आपका सर्जन भी था, और इसको तमाम मेडिसिन, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन पढ़ा लिखा गवार था, बिल्कुल सही बात है। तो इसको एजुकेटेड फूल इसलिए कहा जाता था। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, रूलर क्या करते थे, टैक्स लगाया करते थे अपनी जनता के ऊपर। तो इसने क्या करा था, गंगा यमुना का दोआब पड़ता है, गंगा यमुना के जो आसपास का रीजन है, जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली या इन सब रीजन के आसपास पड़ता है, तो इसके अंदर इसने क्या करा था, लोगों के ऊपर 20% का टैक्स लगा दिया था। और वो टैक्स लगाना तो बुरा नहीं है, 20% का टैक्स लगा दिया, हाँ, लेकिन उस समय फेमीन की कंडीशन चल रही थी उस रीजन में, और उसी समय में इसने टैक्स लगा दिया। एक बेवकूफ़ी ये हो गई। दूसरी बेवकूफ़ी इसकी ये हो गई कि ये जो आपका पोर्शन है, इंडिया का जो पोर्शन है, यह पूरा का पूरा रीजन कौन सा पड़ता है, हिमालय पड़ता है ना यहाँ पे। ये ऐसे रीजन जो आता है, ये हिमालयन रीजन आता है हमारा, जब हम लोग कश्मीर को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो पोर्शन किसका था, मंगोलों का था। मैंने बोला मंगोल बहुत खतरनाक हुआ करते थे, मंगोलों से सब लोग भागा करते थे, किसी भी तरीके से हाथ पैर जोड़ के इनसे अपनी जान बचाया जाए।
ये भाई साहब क्या करते हैं, मंगोलों के ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, मंगोलों के ऊपर चाइना में अटैक करने के लिए अपनी आर्मी भेज देते हैं। ठीक, और आर्मी को जब भेजते हैं अपनी, तो ये हिमालय के ऊपर से आर्मी क्रॉस करके जाएगी कहाँ पे, चाइना, और उसके बाद में उनके ऊपर अटैक करेगी। ठीक, पहली बेवकूफ़ी। दूसरी बेवकूफ़ी ये कि जब हिमालय को वो आर्मी क्रॉस करेगी, वो समय चल रहा है, जो समय है वो टाइम चल रहा है, वो विंटर का टाइम चल रहा था। ठीक है, अब विंटर के टाइम के अंदर आर्मी जब क्रॉस करेगी हिमालय को रीजन को, तो आधे लोग पिघल के नीचे गए। हाँ, मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है बेटा, आधे लोग तो पिघल के नीचे ही गिर गए। ठीक है, वो ऊपर ही नहीं जा पाए। आधे लोग तो इसी साइड में गिर गए, आधे लोग उस साइड में गिर गए। अब जो उधर गिर गया जाके मंगोलों में भर्ती हो गया जाके, उन्होंने कहा भैया ये पागल आदमी है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हम लोग कहाँ जाएंगे, मंगोलों में ही रह लेंगे। तो कोई अटैक भी नहीं हो पाया इस तरीके का। ठीक है, तो ये वहाँ पे ऐसी चीज़ हो गई। तो इसको एजुकेटेड फूल इसीलिए कहा गया क्योंकि इसके डिसीजन जो होते थे कुछ इस तरीके के होते थे। ये 2 एग्जाम्पल दिए मैंने, ऐसे तमाम एग्जाम्पल थे इसके समय पे जो इसने ऐसे डिसीजंस लिए। टोकन करेंसी, वेरी गुड। टोकन करेंसी वाला एक एग्जाम्पल था, चलो वो भी बता देते हैं। इसने क्या करा था, हाँ, कैपिटल शिफ्ट भी किया था। अभी टोकन करेंसी वाला सुन लो, टोकन करेंसी वाला बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। टोकन करेंसी के अंदर इसने क्या किया था कि कुछ टोकन करेंसी चलाई थी भारत के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, पूरी दुनिया के अंदर क्या है, सिल्वर की शॉर्टेज चल रही थी। ठीक, सिल्वर जो होता है, सिल्वर के कॉइन्स होते हैं, तो सिल्वर की शॉर्टेज चल रही थी। तो सिल्वर की शॉर्टेज की वजह से इसने सोचा कि सिल्वर को हटा के अगर किसी और चीज़ का कॉइन बना लिया जाए तो कुछ तो कारगर होगा, करेंसी तो वही रहेगी, वैल्यू बढ़ा देंगे उसकी उस तरीके की। तो एक शासक था मंगोल में, कुबलई खान। ठीक है, कुबलई खान एक शासक था, उसने ऐसा कर रखा था पहले कभी। ठीक, तो इन्होंने सोचा मैं भी भारत के अंदर वहीं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक, अब उन्होंने क्या करा, अब चाइना के लोग थे कुबलई उबलई खान वाले, तो समझदार लोग थे वहाँ के लोग। अब इनको क्या पता था कि सिल्वर की करेंसी की जगह अगर ब्रोंज़ की करेंसी लेके आ गए, इन्होंने टोकन करेंसी चेंज किस में कर दी, ब्रोंज़ की करेंसी चलाना शुरू कर दी। अब ब्रोंज़ की करेंसी जब इन्होंने चलाना शुरू कर दी तो भारत के लोग कैसे होते हैं, जुगाड़ू होते हैं, हम इंडिया के लोग जुगाड़ू लोग। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इंडिया के जितने लोग थे उन्होंने अपने घरों के बर्तन काट काट के कॉइन बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, कोई भगोने का कॉइन बना ले रहा है, कोई कढ़ाई का कॉइन बना ले रहा है, तो इस तरीके से कॉइन चलना शुरू हो गया पूरे देश के अंदर। अब बढ़ गई महंगाई बुरी तरीके से, इन्फ्लेशन, जब सबके पास में पैसा होगा तो महंगाई तो बढ़ जाएगी ना, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये इनके अंदर दिमाग कहाँ, हाँ हाँ, तो इन लोगों ने क्या करा था, जब ये सारी चीज़ें हुई तो एक्सेप्ट करना भी बंद कर दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, इसके बाद इन्होंने किया था डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो पहला डीमोनेटाइजेशन इन्हीं के समय में हुआ था, विमुद्रीकरण जिसको हम लोग कहते हैं। इन्होंने बोला सारी करेंसी बंद, सारी करेंसी ला के सुल्तान के पास जमा करो, हम फिर से मोनेटाइजेशन करेंगे, नई करेंसी को मार्केट में फिर से लेके आएंगे। ठीक है, तो ये ऐसी ऐसी हरकतें करा करता था, इसलिए इसको एजुकेटेड फूल कहते हैं। 2 राइटर आए बाद में, एक थे बर्नी और एक थे बदायूनी। बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत बहुत अच्छे शब्द लिखे। उन्होंने इसको कुक कहा, इसको उन्होंने बोला कि ये कौन है, सर्वेंट है एक। ठीक है, उसने इसको बोला माली है, गार्डनर वार्डनर है, और इस तरीके के तमाम टाइटल, जितने भी बेकार टाइटल आपको मिल सकते हैं किसी राजा के बारे में जो उसको शोभा ना देते हों, वो टाइटल के नाम से बर्नी ने इनको बुलाया। उसके बाद में एक राइटर आए बदायूनी। बदायूनी ने इसके बारे में लिखा कि सुल्तान फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड हिज पीपल फ्रीड फ्रॉम सुल्तान, मतलब सुल्तान को अपने लोगों से आज़ादी मिल गई और लोगों को सुल्तान से आज़ादी मिल गई, दोनों एक दूसरे से बहुत परेशान थे। ठीक है, इसलिए ऐसा ऐसा कुछ लिखना इन्होंने शुरू किया। ठीक, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की पूरी कहानी थी इनके बारे में। इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक आया रूल करने। ये थोड़ा समझदार रूलर था, इसने काफ़ी समझदारी से डिसीजन भी लिए और रूल करना यहाँ पे स्टार्ट किया। इसका रूल हुआ 1351 से लेकर 1388 तक। ठीक है, 51 से लेकर 88 तक इसने भारत के ऊपर रूल किया और दिल्ली सल्तनत को इसने कई सारी चीज़ें दी और बहुत सारे ऐसे दीवान और डिपार्टमेंट वगैरह चलाए। जैसे आज के समय में आप लोग जब देखते हो कि जो चैरिटी वैरिटी के फॉर्म में जितने भी चीज़ें चलती हैं, तो उस टाइप के डिपार्टमेंट्स को इसने बनाया था भारत के अंदर। ठीक है, जैसे एक डिपार्टमेंट था जिसको बोलते थे दीवान खैरात। ठीक, दीवान खैरात, खैरात का मतलब क्या होता है? खैरात का मतलब किसी को पता है? खैरात का मतलब होता है,
खैरात का मतलब होता है चैरिटी, जब किसी को किसी की मदद के लिए कुछ चैरिटी दी जाती है तो वो होता है दीवान खैरात। तो इसने दीवान खैरात का शुरू किया था एक डिपार्टमेंट, उसके अंदर ये क्या करा करता था, लोगों की हेल्प कराया करता था। एक तरीके से लोगों को कितना कितना चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कुछ फीमेल होती थी जिनको मैरिज की एज हो जाती थी, उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो शादी कर सके, तो दीवान खैरात से उनको पैसा मिलता था। कुछ ऑर्फन एज के बच्चे, कुछ ऑर्फन एज से लोग हुआ करते थे, कुछ ओल्ड एज के लोग हुआ करते थे, कुछ अपाहिज बच्चे हुआ करते थे। तो इस तरीके के सारे दीवान खैरात के अंदर लोग आया करते थे। ठीक है, एक इसने चलाया था दारुल शफा। तो कभी कभी पूछ लेता है दारुल शफा क्या है और किसने चलाया था। दारुल शफा का मतलब क्या होगा, क्या होगा? दारुल शफा का मतलब होगा हॉस्पिटल। एक इसने हॉस्पिटल चलाया था, जैसे जो फ्री हॉस्पिटल आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि 1 रुपये का पर्चा लगवाओ आप और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपका फ्री में इलाज हो जाता है। तो दारुल शफा के अंदर यही हुआ करता था कि पूरी तरीके से फ्री यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ करते थे लोगों के, तो वो दारुल शफा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऐसे इसने तमाम तरीके के और भी ऐसे डिपार्टमेंट चलाए, जैसे दीवान वजारत चलाया, दीवान हक के शर्ब चलाया, और ऐसे तमाम डिपार्टमेंट इसने चलाए जिससे भारत के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ। अगर कहीं कोई भी डिपार्टमेंट पूछ ले, कोई भी दीवान पूछ ले और आपको क्वेश्चन याद ना आ रहा हो कि कौन होगा इससे रिलेटेड, तो तुरंत लॉजिक लगा लेना आंखें बंद करके थोड़ा बहुत कि इससे रिलेटेड जो सुल्तान था वो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स या दीवान को इंडिया के अंदर बनाया था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके समय में जो फिरोज शाह तुगलक के समय में था, अभी मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, एक चीज़ थी टैक्स जो हुआ करते थे इसके समय में, वो टैक्स की बात बता देता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में पहली बार आया और सिंध पे उसने अटैक किया था, तो उसने भारत के लोगों के ऊपर जिजिया टैक्स लगा दिया था। ठीक है, जिजिया आप लोग ने कभी सुना हो चाहे ना सुना हो, उसकी बात कर लेंगे हम लोग। और एक लगाया था ज़कात टैक्स। ठीक, तो जिजिया और 2 टैक्स लगाए थे ज़कात टैक्स। ज़कात टैक्स तो लगता था मुस्लिम्स के ऊपर और जिजिया टैक्स लगता था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। ठीक है, अब नॉन मुस्लिम में जब यहाँ पे उसने टैक्स लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तो उसने 5 सेक्शन को छोड़ दिया था भारत के अंदर। 5 सेक्शन कौन से? छोटे छोटे बच्चे उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेंगे, ओल्ड एज वाले जो लोग हैं उनको टैक्स नहीं लगाएंगे, जो हमारे विकलांग वर्ग पूरा होता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा किसी तरीके का, विमेन जो होती हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, और ब्राह्मण जो होंगे उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। इन सब के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, ऐसे ग्रुप्स को छोड़ दिया उसने। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या बोला कि चलो विमेन के ऊपर मत लगाओ, चाइल्ड के ऊपर मत लगाओ, ओल्ड एज के ऊपर मत लगाओ और विकलांग के ऊपर मत लगाओ, इनको तो छोड़ सकते हैं लेकिन ब्राह्मण को। विकलांग का मतलब बेटा जो लोग जिनका हाथ खराब है, जिनका पैर खराब है, जिनकी किसी की आँख खराब है, ठीक है, तो वो लोग होते हैं। ठीक, तो उन लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने बोला इन लोगों को तो छोड़ सकते हो आप, लेकिन हम लोग किसको नहीं छोड़ेंगे? हम ब्राह्मण को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ब्राह्मण के ऊपर में भी टैक्स लगेगा। तो जजिया टैक्स जो है आपका, या जिजिया जिसको हम बोलते हैं, वो टैक्स ब्राह्मण के ऊपर भी अप्लाई करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपसे कि पहली बार जिजिया टैक्स को अप्लाई करने वाला कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम के बाद में जिजिया टैक्स को ब्राह्मणों के ऊपर भी लागू किसने कर दिया था? वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में यही सारी चीज़ें आपको कुछ इस तरीके से याद रखनी है। अब तुगलक डायनेस्टी के अंदर हम लोग थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं, थोड़े से इनके रूलर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक नो डाउट पहला रूलर, बहुत सारे रूलर आए, हमको सबसे लेना देना नहीं है, ना सब पढ़ना है। मोहम्मद बिन तुगलक आया, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ने बात करी फिरोज शाह तुगलक की। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ये आए 51 से 88 तक। और लास्ट रूलर जो हम बात करेंगे इसमें नसीरुद्दीन महमूद, 1395 से लेके 1412 तक नसीरुद्दीन महमूद ने यहाँ पे रूल किया था। अब मैंने तो आपको बताया था कि 1414 में ये डायनेस्टी ख़त्म होती है, तुगलक डायनेस्टी, लेकिन यहाँ 1412 लिखा है और मैं इसको लास्ट रूलर भी बोल रहा हूँ। ठीक, तो ये 1412 से लेके 1414 के बीच में क्या हुआ इस, हाँ कोई मेन रूलर नहीं था, कौन रहा होगा फिर, कहाँ का आ गया होगा, क्या हुआ होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पता होना ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क के साथ में अभी हम लोग क्लास को
ओवर करेंगे। ठीक है, अभी क्लास को यहाँ पे सबमिट करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर के साथ में हम लोग नए क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है।